प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि कंपनी के निर्माण की जो अवस्था है उसमें आवश्यक कंपनी समावेशन में पंजीयन करवाने के लिए जो प्रपत्र प्रारंभिक तैयारियां करने के लिए जो हमें तैयार करने होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया और उन सभी प्रपत्रों को पंजीयन के लिए CRC यानी केंद्रीय पंजीयन केंद्र में जमा करवाना होता है। तो ये सामान्यतः आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही इनको CRC में जमा करवाना होता है। ये सारे प्रपत्र जो हमने प्रारंभिक तैयारियों में तैयार किए हैं। अब जब ये पत्र तैयार कर लिए, जब सारे पत्र तैयार कर लिए तो एक जो आवेदन है उस आवेदन के साथ कुछ और प्रलेख भी देने होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं अभी। सामान्य तो आवेदन के साथ निम्नलिखित कुछ प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ते हैं। जिसमें पहला है पत्राचार हेतु पते की सूचना। प्रत्येक कंपनी को समावेदन के समय रजिस्ट्रार को उस स्थान के पते की सूचना का प्रलेख सुपुर्द करना चाहिए जिस पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के समय पत्रव्यवहार किया जा सके। मैं पहले बताया था, प्रत्येक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, पंजीकृत ऑफिस होता है, वो निश्चित होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पते पर कंपनी संबंधित आवश्यक सूचना प्राप्त करे या व्यवहार करे तो वो एड्रेस सही रहेगा। ये उस पंजीयन करने वाले रजिस्ट्रार के लिए भी आवश्यक होता है। उसके बाद में सीमा नियम, प्रत्येक कंपनी को अपने सीमा नियम रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। सीमा नियम पर कंपनी के सभी अभिदाताओं को निर्धारित की गई रीति से हस्ताक्षर करने चाहिए, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ। यहाँ पहले बता चुका हूँ कि इस अधिनियम के अनुसूची ए की तालिका A से E तक के विभिन्न प्रारूप दिए हुए हैं जो पार्षद सीमा नियम के लिए हैं, अंतर नियमों के लिए हैं। उनके गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रवर्तक अपना सीमा नियम या अंतर नियम बना सकता है और यहाँ पर इस आवेदन के साथ इसको प्रस्तुत कर सकता है। फिर संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभी कोई कंपनी इस प्रकार की प्रकृति की स्थापित की जाती है जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के संस्था से अनुमति लेनी होती है, जैसे रिजर्व बैंक से या SEBI से कोई अनुमति लेनी है। ये नियम 2015 में बनाए गए हैं, ये मैंने बताया आपको। तो ये संस्था से अनुमोदन करवा दिया जाता है। उसके बाद ही वो अनुमोदन का जो कागज़ उस संस्था द्वारा दिया जाता है वो भी यहाँ पर प्रलेख रूप में रजिस्ट्रार के पंजीयन के लिए आवेदन के साथ जाएगा। अंतर नियम भी जाएगा। प्रत्येक कंपनी अपना अंतर नियम स्वयं बना सकती है। सार्वजनिक कंपनी चाहे तो तालिका के नियमों को एज इट इज स्वीकार कर सकती है। निजी कंपनी अपना अंतर नियम खुद बनाती है और जैसे भी वो चाहते हैं उस गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन प्रत्येक कंपनी को अपना अंतर नियम बनाना होगा। कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा, प्रत्येक कंपनी को अपने समावेलन के समय कुछ कानूनी औपचारिकताओं या अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा भी करनी पड़ती है। यानी कंपनी को इस आशय घोषणा का प्रलेख फाइल करना होगा कि कंपनी के पंजीयन तथा उससे पहले की या उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी औपचारिकताओं की अपेक्षाओं पूरा कर लिया है। और ये घोषणा कौन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल इनकी घोषणा कर सकता है। इसके अलावा इस आवेदन के साथ अभिदाताओं तथा प्रथम संचालक शपथ, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये प्रलेख जो भी कंपनी के प्रथम संचालक या अभिदाता बनना चाहते हैं वो अपना शपथ पत्र देंगे जिसमें उनको दंडित नहीं किया गया है, अपराध के दोषी नहीं रही हैं या जो भी है वो नियम जो पहले मैंने आपको बताया वही नियम यहाँ है और वो भी इनको शपथ पत्र इस आवेदन के साथ जाएगा। फिर प्रत्येक अभिदाता का विवरण जाएगा जो उनकी बारे में सारी जानकारी देगा, उनका पता, नाम, स्थान जो भी है वो सब होगा। प्रथम संचालक विवरण भी इसके साथ जाएगा। इसके बाद प्रथम संचालकों के हितों का विवरण जो मैंने अभी बताया आपको, यानी कंपनी में किसी अन्य कंपनी में यदि संचालकों का कोई हित है तो उसका विवरण भी वो यहाँ पर देंगे कि भी हमारा किसी कंपनी में हित है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा संचालकों में जो प्रथम संचालक बनते हैं उनकी लिखित सहमति भी होगी, वो सहमति भी इस आवेदन के साथ जाएगी। फिर है नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति,
ये पहले मैंने बताया आपको कि कंपनी के नाम का पहले निर्धारित किया जाएगा और उनका आरक्षण करवा लिया जाएगा निर्धारित शुल्क के बाद, जो कि 60 दिन तक रहता है। कंपनी को उस पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होती है, जिसके द्वारा केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को आरक्षण करने की पुष्टि के लिए जो लेटर दिया गया है वो भी इस आवेदन के साथ जाएगा। नाम आरक्षण अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा। देखिए, यदि किसी अभिदाता ने अपनी ओर से सीमा नियम या अंतर नियमों पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है, तो अधिकृत करने का एक तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने नाम सुना होगा, जिसको मुख्तारनामा कहते हैं। वो मुख्तारनामा उस व्यक्ति के द्वारा उसको दिया जाएगा जो व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा। तो मुख्तारनामा यदि बनाया गया है तो वो भी इन प्रपत्रों के साथ संलग्न करना होगा। इसी तरह से अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तारनामा। समावेदन के समय मुख्तारनामा में ऐसा ही एक प्रलेख संलग्न करना पड़ता है, जिसमें सभी अभिदाताओं ने किसी एक अभिदाता को इस बात के लिए अधिकृत किया गया हो कि समावेदन के लिए प्रस्तुत सभी प्रपत्रों में केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सके। यदि ऐसा है तो भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी उन सब के द्वारा किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी जो केंद्रीय पंजीयन रजिस्ट्रार की या केंद्रीय पंजीयन केंद्र के पास ये सब प्रलेख लेकर जाएगा, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। इसके अलावा निर्धारित शुल्क की रसीद। कंपनी के समावेदन के लिए कुछ शुल्क भी लगता है। ये शुल्क भारत सरकार के खाते में जमा होता है। शुल्क की दरें कंपनी अधिनियम की 10वीं अनुसूची में दे रखी है। इन दरों के अनुरूप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कैसे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या डीडी या नगद जैसी भी स्थिति हो, ये शुल्क जो है वो केंद्र सरकार के खाते में जमा करवा करके जो रसीद जो उसकी है या जो प्रूफ होता है डिपॉजिट का, वो रसीद या प्रूफ जो है वो भी इस आवेदन के साथ जमा करवाना होगा। ये सभी प्रपत्र केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के नाम के आरक्षण के आवेदन करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का एक बार जो नाम आरक्षित कर दिया जाता है तो वो मैंने बताया था आपको कि 60 दिन तक रहता है। 60 दिनों बाद में वो नाम रद्द हो सकता है, ये वही नाम कंपनी का रजिस्ट्रार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। इसलिए 60 दिनों के भीतर जो है नाम का आरक्षण होने के 60 दिनों के भीतर ये सारे जो प्रारंभिक तैयारियों में जो हमने प्रलेख तैयार किए थे वो सारे प्रलेख कंपनी के रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीयन सेंटर CRC में प्रस्तुत कर देने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रत्येक कंपनी का एक कर्तव्य ये भी निर्धारित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक कंपनी केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को समावेदन हेतु प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेख एवं सूचनाएं अपने पंजीकृत कार्यालय पर तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक कि कंपनी इस अधिनियम के अधीन विघटित नहीं हो जाती। यानी जितने भी प्रलेख CRC के पास प्रस्तुत किए गए हैं उनकी एक प्रति जो है वो कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में भी सुरक्षित रखेगी जब तक कि कंपनी काम करती रहेगी या जब तक कंपनी का समापन नहीं हो जाता है। ये जब सारे प्रपत्र CRC में पहुंच जाते हैं तो फिर कार्य क्या है? CRC का कार्य है प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन कर देना। कंपनी के समावेदन के लिए उपयुक्त जो सभी ये प्रलेख जब केंद्रीय पंजीयन केंद्र रजिस्ट्रार को पास प्राप्त हो जाते हैं तो वो उसकी रसीद दे देता है जिस दिन वो जमा किए जाते हैं। तत्पश्चात वह देखता है कि शुल्क की रसीद पर्याप्त है कि नहीं। यदि शुल्क पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं है तो नियमानुसार और शुल्क भी प्राप्त किया जाए और उसकी मांग की जाती है और वो जमा करवा दिया जाता है। उसके बाद कार्यवाही होती है। तत्पश्चात क्रमशः सभी प्रपत्रों की जांच की जाती है। सीमा नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसकी जांच करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। कंपनी का सीमा नियम उचित प्रारूप में है अथवा नहीं है, या विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता नाम तो से मिलता जुलता तो नहीं है, या कंपनी के स्थान की सूचना दी गई है, या कंपनी के उद्देश्य वाक्य उचित हैं, या जो भी सीमा नियम में जो क्लॉज होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे सीमा नियम का अध्ययन करते वक्त, वो सारे क्लॉज विधिवत रूप से नियमानुसार होने चाहिए। इनकी जांच
CRC के द्वारा की जाएगी। यदि कंपनी अंतर नियम तैयार कर संलग्न किए हैं तो उनकी जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि विशेष सामग्री जो अंतर नियमों की है वो ऐसी तो नहीं है जो सीमा नियम के अधिकारों के बाहर हो जाए। होता क्या है कि कंपनी वही कार्य कर सकती है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखे हुए हैं, यानी उद्देश्य लिखे हुए हैं। यदि उन उद्देश्यों के बाहर कंपनी ने कोई अंतर नियमों में उल्लेख कर दिया है तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये मेल बेमेल काम हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रार इन दोनों को मिला कर देखता है कि कंपनी ने ऐसा तो नहीं किया है, तो ये कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों की जाँच कर ली जाएगी। उसके बाद में जितनी वैधानिक घोषणाएं हैं उनका पता लगाता है कि ये घोषणा उचित तरीके से की गई हैं, अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा की गई हैं, और इन सब की जांच करके रजिस्ट्रार आश्वस्त होता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं तब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं का कंपनी के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है। इन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के पंजीयन के साथ ही कंपनी का पंजीयन हो जाता है। यदि प्रलेख में सूचनाएं या प्रलेख जो भी दी गई हैं वो अगर सही नहीं है तो रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीयन से इनकार भी कर सकता है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के रजिस्ट्रार को केवल यही देखने का अधिकार होता है कि कंपनी के समावेशन से संबंधित सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसका ये कर्तव्य नहीं होता है कि वह विवरणों एवं प्रलेखों की सत्यता की जांच करे जो उसको समावेशन के लिए प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वह अनुचित आधार पर कंपनी का पंजीयन करने से इनकार करता है तो न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। अर्थात CRC को यदि सारे प्रलेख प्रस्तुत कर दिए गए हैं तो उसको कंपनी का पंजीयन आवश्यक रूप से करना होगा। और नेक्स्ट लास्ट स्टेज क्या रहती है? समावेशन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान क्रमांक देना। केंद्रीय पंजीयन कार्यालय केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के पंजीयन के उपरांत कंपनी के समावेशन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। ये इस बात का प्रमाण होता है कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन समावेशित हो गई है। समावेशन के प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि को वह रजिस्ट्रार कंपनी को कंपनी का एक पहचान क्रमांक भी आवंटित करेगा। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी CIN भी आवंटित करेगा जो उस तिथि से मान्य होगा। यह पहचान क्रमांक कंपनी को एक पृथक पहचान देता है। यह कंपनी पहचान क्रमांक कंपनी के समावेशन के प्रमाण पत्र में भी लिखा जाता है। तो इस तरह से एक कंपनी का निर्माण और पंजीयन पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद में समावेशन का प्रमाण पत्र जो है वो उसके द्वारा CRC के द्वारा जारी किया जाता है। उसका विवरण उसका परफॉर्मा जो है उसमें जो भी विवरण होता है वो आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। वो एक दे रखा है नमूना। तो जिस स्थिति से जारी किया जाता है उस स्थिति से कंपनी को समावेशित मान लिया जाता है। अब कंपनी का समावेशन हो गया, पंजीयन होने के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा? कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित धारा 9 में कंपनी के समावेशन कुछ प्रभाव को उल्लेख किया गया है कि भाई जब कंपनी का समावेशन हो गया तो क्या होगा। पहला तो होगा निगम व्यक्तित्व निगम निकाय का जन्म, यानी एक पृथक वैधान्य अस्तित्व की कंपनी का निर्माण हो जाता है। कंपनी का एक निश्चित नाम या पहचान बन जाता है। कंपनी स्वयं के नाम से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाती है। अपने नाम से वह कोई भी कार्य करती है तो स्वयं के नाम से करती है। और कंपनी का निर्माण जिन लोगों ने किया है यानी प्रवर्तकों ने, उनका और कंपनी का पृथक पृथक अविच्छिन्न उत्तराधिकार बन जाएगा। इनकी एक सारा कंपनी की प्रत्येक कंपनी चाहे तो अपनी एक सारा मुद्रा रख सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी बन जाती है। पृथक संपत्ति रख सकती है। वाद योग्यता बन जाती है। कंपनी तथा सदस्यों के बीच में अनुबंधात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। और समावेशन की त्रुटियों पर पर्दा। समावेशन का प्रमाण पत्र इस बात का अकाट्य प्रमाण होता है कि कंपनी के समावेशन के संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। अतः समावेशन हो जाने के बाद उन सभी त्रुटियों या कमियों पर अंगुली भी नहीं उठाई जा सकती है जो समावेशन की प्रक्रिया में रह गई हो।
कहने का मतलब है कि एक बार समावेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो वह कंपनी के समावेलन का अकाट्य प्रमाण होता है, चाहे प्रमाण पत्र जारी करने या प्रपत्रों की जांच के दौरान कोई त्रुटि ही क्यों ना रह गई हो। इसका मतलब क्या हुआ, समावेलन निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी भी कंपनी के पंजीयन समावेलन हो जाने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी कंपनी का पंजीयन किसी अवैधानिक उद्देश्य के लिए हो गया हो तो भी उसके पंजीयन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए फिर कंपनी का विधिवत रूप से नियमानुसार जो कंपनी अधिनियम में दिया गया सिस्टम है उसके अनुसार कंपनी का समापन ही होगा, यानी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी का जो प्रोसेस है वो अपना करके उस कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। और उसके बाद में समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में कोई भी कंपनी अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर सकती है। यदि कोई कंपनी ने समावेलन के 1 वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनी रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। ये सेक्शन 248 में दिया गया है। यानी कंपनी पंजीयन कराने के बाद समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में 1 वर्ष तक कारोबार शुरू नहीं करती है तो रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी के नाम को कंपनी रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। तो ये है, इस प्रकार से एक कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। वैसे समावेलन की 1 जनवरी 2017 में एमसीए ने समावेलन की सरलीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यानी ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे रजिस्ट्रेशन की पूर्ण करनी है वो प्रोसेस इसमें दिया गया है। तो ये प्रोसेस आप जिनको भी पंजीयन करवाना है तो वो उनके लिए ये आवश्यक होता है और ऑनलाइन प्रक्रिया ही पूर्ण की जाती है। धन्यवाद।